हाँ स्टूडेंट्स, तो इसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा रह गया था इस टॉपिक में, ये इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने इसमें यही बताया था कि यहाँ पे जब ये एक बार मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन में ये साइकिल चलेगी तभी किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसमिट होगा, अदरवाइज ये ट्रांसमिट नहीं होगा। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से अराइज होते हैं ये देखते हैं। एक तो सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ देता है कि इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम, योर आंसर विल बी स्पोरोजोइट। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि स्पोरोजोइट फर्स्ट टारगेट सेल कौन सी होती है, टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है, तो टारगेट सेल हिपैटोसाइट्स, टारगेट ऑर्गन लिवर। सेकंड पूछा जाता है कि एसेक्सुअल साइकिल कहाँ कहाँ ऑपरेट होती है इसमें, तो एसेक्सुअल साइकिल इनिशियली जो मल्टीपल फिशन होगा वो हिपैटोसाइट्स में होगा, देन आरबीसी में होगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी सेक्सुअल साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, सेक्सुअल साइकिल भी आरबीसी से ही शुरू होती है, जिसमें गेमिट बनना शुरू होते हैं। ये रिंग लाइक हो जाता है देखने में, ये अंगूठी की तरह होता है, इसलिए इसको सिग्नेट रिंग स्टेज बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन गट ऑफ फीमेल एनोफ्लिज, वॉल ऑफ गट ऑफ फीमेल एनोफ्लिज, इंटेस्टाइन की वॉल में होता है। उसके बाद पूछा जाता है कि मियोसिस कहाँ बनेगा, तो उसके वॉल में ही मियोसिस होगा, वहीं पे स्पोरोजोइट बनेगा। लेकिन स्पोरोजोइट रिलीज कहाँ होगा, तो ये रिलीज होगा उसकी सलाइवा से। तो ये 5-6 क्वेश्चन इसमें राइज होते हैं। दूसरा ये पूछा जा सकता है, हो सकता है बोर्ड में पूछ दे कि ह्यूमन में कौन कौन से स्टेज चलते हैं, तो ह्यूमन में जो चलता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों चलेगा, लेकिन गेमेट तो ह्यूमन में बनेगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, मॉस्किटो के गट में होगा। तो इसमें 5-6-7 जो भी क्वेश्चन इसमें राइज होंगे, एक बार ये तैयार हो आपका कि भाई अगर फीमेल एनोफिली जाएगी तो स्पोरोजोइट हमारे बॉडी में सबसे पहले लिवर में जाएगा, लिवर में मल्टीप्लिकेशन करके फिर आरबीसी में जाएगा, आरबीसी में जाएगा। अच्छा एक चीज़ और पूछा जाता है कि कौन से केमिकल हमारे में फीवर लाने का काम करते हैं, तो वो हीमो ज्वाइन करते हैं। जब ये आरबीसी में आएगा तब जाके के फीवर क्रिएट कराएगा, अदरवाइज फीवर क्रिएट नहीं होगा। अगर हमें ये पता चल जाए, हालांकि पता नहीं चलता इसमें जब तक सिम्टम क्रिएट नहीं होते हैं मलेरिया का, हमें पता नहीं चलता है, तो एसेक्सुअल साइकिल, या ये कह सकते हैं कि हमारे मतलब एसेक्सुअल साइकिल कहाँ कहाँ होता है, तो हमारे लिवर में और आरबीसी में होता है। जब आरबीसी में आएगा तभी फीवर क्रिएट कराएगा। तो ये तमाम क्वेश्चन इससे राइज होते हैं, वो क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए। बाकी ये लाइफ साइकिल एज इट इज़ आपसे जल्दी पूछेगा नहीं, बाय द वे पूछ भी दे तो आपको याद रहेगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा कठिन ये नहीं है, सिंपल सी बात है। भाई लिवर में आएगा, लिवर से में फैलने के बाद आरबीसी में, आरबीसी में इसका सेक्सुअल साइकिल शुरू होगा, पहले ये सेक्सुअल फिर सेक्सुअल, आरबीसी से ये फिर चला जाएगा फीमेल एनोफ्लिज में, जहाँ पे जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा प्लस मियोसिस होगा और स्पोरोजोइट बनेंगे। ये स्पोरोजोइट उसके सलाइवा से जब बाहर आना शुरू हो जाएंगे फिर दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो ये 5-6 क्वेश्चन इससे अराइज होते हैं। अब इससे क्या पूछा जा सकता है, तो एक तो पूछा जाता है कि इसके सिम्टम्स क्या है। तो सिम्टम्स मैंने बता दिया था कि इसमें जब भी फीवर होगा तो फिक्स होगा कि अगर 48 आवर्स पे फीवर आ रहा है तो अगले फिर 48 आवर्स बाद आएगा। जब मान लो अभी शिवरिंग फेज आज शुरू हुआ, जैसे रात में शुरू हुआ 10 बजे शिवरिंग फेज शुरू हुआ, तो वो 48 आवर्स बाद फिर 10 बजे शिवरिंग शुरू होगा, शिवरिंग होगा, फिर हॉट फेज आएगा यानी कि खूब तेज फीवर आएगा, उसके बाद स्वेटनिंग फेज होगा। 3 होता है, चिलिंग, हॉट और स्वेटनिंग। चिलिंग फेज में क्या होगा, बहुत तेज ठंड लगेगी, जून में भी मतलब रजाई की फीलिंग, उसको रजाई उड़ा दो तो बंदा उसमें रह जाएगा, इतना तेज ठंड लगता है इसमें। चिलिंग, कांपने लगता है आदमी, इतना ठंडा लगता है इसमें। चिलिंग फेज होगा, चिलिंग के बाद हॉट फेज होगा। जब हॉट फेज होगा तो खूब भयंकर फीवर आएगा, 103, 4, 5 तक जाएगा फीवर। तीसरा होगा स्वेटनिंग फेज, जिसमें पसीना होकर के इसका फीवर डाउन हो जाता है। तो ये 3 कंडीशन अगर आ रहा है हर 48 आवर्स पे या हर 72 आवर्स पे अगर रिपीट कर रहा है तो समझो कि वो मलेरिया है। अदरवाइज इसका टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, पीपीटी किट से टेस्ट होता है, इसका टेस्ट करके मलेरिया का टेस्ट आइडेंटिफाइड हो जाता है कि हमारे ब्लड में ट्रोफोजोइट है कि नहीं है। अगर ट्रोफोजोइट है तो फिर हम मलेरिया का ट्रीटमेंट किया जाता है, अदरवाइज नहीं है तो फिर अदर टेस्ट करते हैं। तो ये मलेरिया के पूरे के ओवरऑल सिम्टम्स है। जो क्वेश्चन मैंने बताए आप ध्यान से उसको सुनना, फिर से ज़्यादा वो वीडियो को रिपीट करके रिवाइंड करके सुनना, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बताए वो ज़रूर सुन लेना। क्लियर है, यहाँ पे ये मलेरिया ख़त्म हुआ।
मलेरिया के बाद अच्छा नहीं, साइन सिम्टम्स हो गए, डायग्नोसिस बताया था मैंने, ट्रीटमेंट में मैंने बताया था कि इसमें क्लोरोक्विन दिया जाता है, जो सिनकोना के बार्क से निकाला जाता है, क्लोरोक्विन, कुनैन बोलते हैं उसको, और भी एंटीबायोटिक्स हैं इसके दिए जाते हैं, लेकिन मेन तो क्लोरोक्विन चलाया ही जाता है इसमें मलेरिया में, वही इसका डिस्ट्रक्शन करता है। तो ये ओवरऑल मलेरिया का क्या था कि लाइफ साइकिल थी प्लाज्मोडियम की। अब इसके देखा जाए तो मलेरिया की 4 स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की, चारों का एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं कि उन चारों से कौन कौन से डिजीजेज होते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार मलेरिया के जो 4 फॉर्म है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम मैलेरी है और प्लाज्मोडियम ओवेल है। अब इन चारों से कौन कौन मलेरिया होता है, हालांकि आपके बोर्ड में नहीं है, नीट में पूछा जा सकता है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, नॉलेज के लिए। बोर्ड में बस आप यही फिगर तैयार करना, इसके अलावा मत तैयार करना बोर्ड में, बोर्ड के लिए सफिशियंट है ये। चलिए आइए देखते हैं इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। इसको वीडियो पॉज करके चाहो तो ये नोट कर सकते हो, या फिर आपके एनसीईआरटी में एज इट इज़ दे रखा है, ये एनसीईआरटी वाला बना लेना। मैंने बताया था कि अगर हैंड और मॉस्किटो बनाने ना आए तो कोई बात नहीं, वहाँ मॉस्किटो बाइट लिख देना, बाकी तो डायग्राम बना सकते हो। लीवर भी बनाने नहीं आए तो वहाँ पे लीवर लिख देना। आरबीसी तो बना ही सकते हैं आप राउंड, आरबीसी बनाने में कुछ नहीं सोचना है। तो आइए देखते हैं मलेरिया के जो 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स बोल सकते हैं मलेरिया के, या प्लाज्मोडियम की जो 4 स्पीसीज हैं उनसे, इन 4 स्पीसीज से कौन कौन से मलेरिया होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, इधर तो लिख देते हैं इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले तो हम नाम दे देते हैं यहाँ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। 1 मिनट, यहाँ क्या करते हैं, इसको हम 4 कॉलम बनाते हैं ऐसे। यहाँ हो गया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तीसरा यहाँ आ नहीं पाएगा क्या, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसको थोड़ा सा और पहले से करते हैं, इतना में नहीं हो पाएगा ये। 4 कॉलम चूँकि हमें बनाने पड़ेंगे चारों के लिए। यहाँ से ऐसा करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फर्स्ट हो गया। दूसरा हो गया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तीसरा हो गया प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम मैलेरी। और चौथा हो गया प्लाज्मोडियम ओवेल। ये 4 हो गए, ठीक है। अब हम इधर क्या करेंगे, इसके टाइप्स लिख देंगे। पहले तो ये देखते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, टाइप्स ऑफ फीवर, टाइप्स ऑफ फीवर, जो ये फीवर कॉज करते हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से जो फीवर होता है उस फीवर का नाम है बिनाइन टर्सियन, मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से जो मलेरिया होता है उस मलेरिया का नाम है बिनाइन टर्सियन मलेरिया, बिनाइन टर्सियन मलेरिया, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है ये सबसे खतरनाक वाला मलेरिया कॉज करता है, जिसको बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। इसका नाम है मैलिग्नेंट मलेरिया या एस्टिवो ऑटोमनल मलेरिया या परनीसियस मलेरिया या टर्सियन मलेरिया। इतने नाम तो लिख नहीं सकते, मैं मेन नाम लिख देता हूँ, आप सुन करके याद रख लेना। एक तो मैलिग्नेंट हो गया, दूसरा बोलते हैं परनीसियस मलेरिया, या बोलते हैं इसी को टर्सियन मलेरिया, टर्सियन या ऑटो। परनीसियस हो गया, मैलिग्नेंट को ही ऑटोमनल, एस्टिवो ऑटोमनल छोड़ दो, परनीसियस टर्सियन मलेरिया लिख लो, हटो, टर्सियन मलेरिया। ये मलेरिया कॉज होता है फैल्सीपेरम से, ठीक है। टाइप्स ऑफ फीवर, प्लाज्मोडियम मैलेरी से होता है, उसका नाम है क्वार्टन मलेरिया, क्वार्टन मलेरिया, ठीक है। और प्लाज्मोडियम ओवेल से जो होता है उसका नाम है, क्वार्टन हो गया, मैलिग्नेंट हो गया,
एक मिनट, बिनाइन मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया, क्वार्टन मलेरिया, और इससे होता है माइल्ड टर्सियन मलेरिया। इससे होता है माइल्ड टर्सियन मलेरिया। माइल्ड टर्सियन है ये, TERTIAN, टर्सियन, इसको साफ लिख देता हूँ मैं, माइल्ड टर्सियन मलेरिया, पूरा नाम है इसका माइल्ड टर्सियन मलेरिया। तो ये 4 मलेरिया के टाइप्स हो गए, फिर से सुन लें। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से बिनाइन टर्सियन, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरन से मैलिग्नेंट मलेरिया या पर्निशियस मलेरिया या टर्सियन मलेरिया, प्लाज्मोडियम मैलेरी से होता है क्वार्टन मलेरिया, और प्लाज्मोडियम ओवेल से होता है माइल्ड टर्सियन मलेरिया। ये तो टाइप्स ऑफ फीवर हो गए। अब बात करते हैं इनक्यूबेशन पीरियड की। इनक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। अब देखो इनक्यूबेशन पीरियड इनमें अलग अलग होता है। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, इनका जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 डेज का होता है। इनका इनक्यूबेशन 14 डेज का। मैलिग्नेंट का जो होता है वो 12 डेज का होता है। प्लाज्मोडियम मैलेरी का जो होता है ये 28 डेज का होता है, और जो ओवेल का होता है ये फिर 14 डेज का होता है। ये अलग अलग इनके इनक्यूबेशन पीरियड्स होते हैं, ठीक है। ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नॉलेज के लिए इसको याद रख लेना। आपके बोर्ड में नहीं आएगा, नीट में हो सकता है आ जाए। इनक्यूबेशन पीरियड के बाद इसमें पूछा जाता है कि फीवर कितने टाइम इंटरवल पे रिपीट करता है। रिपीट ऑफ फीवर, इसको बोलते हैं रिपीट ऑफ फीवर। फीवर का रिपीटिशन कैसे होता है? रिपीटिशन ऑफ फीवर। तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है इसमें फीवर हर 48 आवर्स पे रिपीट होता है। रिपीट एट द इंटरवल ऑफ 48 आवर्स। फैल्सीपेरम में भी 48 आवर्स पे रिपीट करता है, फिक्स होता है इसमें। इसमें रिपीट करता है 72 आवर्स पे, और इसमें फिर 48 आवर्स पे रिपीट करता है। तो ध्यान रहे, तीनों में तो 48 पे, 72 मलेरी पे होता है। अब ये कौन कौन कहाँ कहाँ फेमस है? तो अगर देखा जाए तो इंडिया में जो सबसे कॉमन मलेरिया है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये कह लो कॉमन इन। अब कहाँ कहाँ कॉमन है? तो मोस्ट कॉमन इन इंडिया, मोस्ट कॉमन इन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका में है। फैल्सीपेरम जो होता है इंडिया में है सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया, कॉमन इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया, कॉमन इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया, सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ पार्ट में यह कॉमन है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी कॉमन होता है। मैलेरी जो होता है ये भी सर्टेन पार्ट में है, और ट्रॉपिकल अफ्रीका में कॉमन है। सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया, ये कह लो कि कॉमन इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया, सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया एंड ट्रॉपिकल अफ्रीका। ट्रॉपिकल अफ्रीका में है ये, ट्रॉपिकल अफ्रीका में कॉमन है। नॉट कॉमन इन इंडिया, ओवेल इंडिया में नहीं है, पाया ही नहीं जाता है। नॉट सीन इन इंडिया, नॉट सीन इन इंडिया, ये इंडिया में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका में है ये भी। तो ये इसके 4 टाइप्स हैं, ठीक है। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप इसको नीट के पर्पज से याद रख लेना कि भाई वाइवेक्स है तो बिनाइन टर्सियन फैल्सीपेरम सबसे ज़्यादा डेंजर फैल्सीपेरम होता है। इसमें 12 दिन का होता है इनक्यूबेशन पीरियड। पर्निशियस मलेरिया हो जाता है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, लीथल कह लो एक तरह से। अगर इसका समय रहता इलाज नहीं किया गया तो मर जाएगा, मतलब डेथ हो जाता है आदमी का। पहले लोग मर जाते थे, फैल्सीपेरम से ही डेथ होती थी सबसे ज़्यादा। मैलेरी हो गया, मैलेरी क्वार्टन टर्सियन है, उतना ज़्यादा घातक नहीं होता है, ये उतना ज़्यादा डेंजर नहीं होता है। ओवेल जो है वो भी माइल्ड टर्सियन मलेरिया, उतना ज़्यादा डेंजर नहीं होता है। इसमें सबसे ज़्यादा डेंजर खतरनाक फैल्सीपेरम होता है। पर्निशियस मलेरिया इसीलिए इसको बोलते हैं। ऑटोस्टोमिनम एस्टिवो ऑटोमिनल मलेरिया भी बोलते हैं इसको। ये ओवरऑल चार्ट है, चाहो तो इसको भी वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। अदरवाइज ये आपके बोर्ड के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए है। तो ये थे मलेरिया के टाइप्स।
अब मलेरिया का प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है मलेरिया का? तो प्रिवेंशन में ये हो सकता है कि हमारे आसपास कहीं भी अगर स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी हो तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर दें। कूलर का पानी है तो उसको टाइम टाइम पे बदल दें, नहीं बदल सकते तो उसमें पेट्रोल या केरोसिन ऑयल डाल दें, जिसके कारण मॉस्किटो के लार्वा जो होंगे वो उसी में डूब जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल या केरोसिन ऑयल डालने के कारण पानी का जो सरफेस के ऊपर जो एक मतलब क्या कहते हैं, उस अंडे को बायोन्सी मिलती है, वो नहीं मिलना बंद हो जाती है, वो डूब जाता है। अंडा डूबने का कारण उसकी डेथ हो जाती है, मॉस्किटो का फैलना बंद हो जाएगा। मॉस्किटो को रोकना बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉस्किटो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ नुकसानदायक होते हैं, फ़ायदे किसी एंगल से नहीं होते हैं। ना तो ये पॉलिनेशन करते हैं, ना तो कहीं फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ डिजीज़ को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो ये था मलेरिया का ओवरऑल लाइफ साइकिल, यानी कि ये कह लो प्रोटोजोवन में मलेरिया का ओवरऑल लाइफ साइकिल था। प्रोटोजोवन में एक और डिजीज है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ। दूसरा जो डिजीज है उसका नाम है अमीबिक डिसेंट्री। एक तो मलेरिया है, दूसरा जो डिजीज है उस डिजीज का नाम है अमीबिक डिसेंट्री। आइए उसकी बात करते हैं, अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री, अब इसमें देखो क्या होता है, इसका पैथोजन देख लो पहले। इसका जो पैथोजन है उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका ये है इसका पैथोजन। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं, कहाँ से आता है हमारे में ये। तो जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है ओरल फीकल रूट। फीकल ओरल रूट कहते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं फीकल ओरल रूट। इसका मतलब ये हुआ फीकल ओरल रूट, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी फिंगर्स होती है, कई बार क्या होता है फीकल मैटर जो होते हैं वो हमारे फिंगर्स में से 100% क्लीन नहीं होते हैं, वो किसी कारणवश हमारे माउथ में या कोई चीज़ खा रहे हैं चले गए तो उसके कारण ये इसके अंडे चले जाते हैं हमारे पेट में। एक्चुअल में इसके अंडे जाते हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के। ट्रोफोजोइट फॉर्म होता है इसका, स्पोरोजोइट ट्रोफोजोइट में कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्पोरोजोइट होता है वो प्लाज्मोडियम का, इसका ट्रोफोजोइट होता है। इन्फेक्टिव फॉर्म उसको बोलते हैं इन्फेक्टिव फॉर्म जो होता है वो ट्रोफोजोइट होता है। ये ट्रोफोजोइट अगर हमारे किसी तरह से बॉडी में आ गया, इंटेस्टाइन में चला गया, तो ये फैलना शुरू कर देता है। ओरल फीकल रूट जैसे कंटामिनेटेड होता क्या है, गांव में कई जगह, अब तो खैर क्लीन इंडिया मूवमेंट की तरह टॉयलेट बन गए, नहीं तो बाहर बाकी गाँव में पहले टॉयलेट नहीं होते थे, तो लोग खेतों में जाते थे एक्सक्रीटा के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होता था, ह्यूमन एक्सक्रीटा के थ्रू ये ट्रोफोजोइट एक्सक्रीट होता था इंटेस्टाइन से। अब ये क्या होता था, ड्राइड होने के बाद ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल पे स्प्रेड हो जाता था। हम उसको लाते थे बिना अच्छे से धोए हुए, बिना अच्छे से पील आउट किए हुए खा जाते थे, हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता था, वहाँ जा करके फिर ये फैलना शुरू कर देता था। एक बार इंटेस्टाइन में चला गया तो ये फैल जाएगा। अब यहाँ भी यही काम करता है ये, अगर इंटेस्टाइन में ये चला जाता है हमारे, मान लो सपोज दैट इंटेस्टाइन है ये, तो ये जा करके हमारे इंटेस्टाइन में परफोरेशन कॉज करना शुरू करता था। ये भी इंटेस्टाइनल वॉल को डैमेज करता है, छेद बना देता है, जिसके कारण स्टूल्स के साथ ब्लड और म्यूकस आना शुरू हो जाता है। तीसरा काम ये भी करेगा कि ये पूरा का पूरा क्या कर देगा, यहाँ पे अल्सर कॉज कर देगा। अल्सर कॉज कर देने का कारण कंस्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, मतलब डाइजेशन प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, ये तमाम चीज़ें कॉज करना शुरू कर देता है। क्रैम्प्स होकर के पेट में जैसे मरोड़ करके दर्द होने लगता है, उस टाइप का इसमें सिम्टम क्रिएट होने लगता है। तो इन्फेक्टिव फॉर्म ट्रोफोजोइट है, ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से भी आता है, या उसी को बोलते हैं फीकल ओरल रूट कहते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल को कभी भी अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। हालांकि इसके लिए चलाया जाता है अमीबिक डिसेंट्री के लिए एल्बेंडाजोल खिलाते हैं। तो अगर सॉरी गलत बोल दिया मैंने, एस्केरियासिस के लिए होता है, सॉरी, इसके लिए मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है। अगर इसमें एल्बेंडाजोल, सॉरी बोल दिया मैंने, मेट्रोनिडाजोल खिलाया जाता है। अगर एक बार इस तरह का शिकायत हो जाए तो इसमें मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है, या टिनिडाजोल देते हैं इसमें, टिनिडाजोल देते हैं इसमें। इसको अमीबिक डिसेंट्री में यूज होने वाली सबसे कॉमन मेडिसिन है ये।
जनरली लोग खा भी लेते हैं, जैसे लूज मोशन होना शुरू हो गया तो मेट्रोनिडाजोल से नहीं अगर क्योर हो रहा है तो उसमें ट्रिनिडाजोल, चूँकि ये लो पावर का होता है, ये इससे ज़्यादा हाई पावर का होता है, ट्रिनिडाजोल खिला देने से सही हो जाता है ये ट्रोफोजोइड। तो ये हो गया इन्फेक्शन। इसमें इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है लगभग अप्रॉक्सीमेटली, जैसे आ गया तो 3 to 7 डेज का इसमें भी लगभग होता है, 1 वीक मान लेते हैं, 3 to 7 डेज इसमें भी दे रखा होगा इंक्यूबेशन पीरियड। इसके सिम्टम्स देखो क्या क्या है। तो सिम्टम्स में अभी मैं बता रहा था, इंक्यूबेशन पीरियड, इन्फेक्टिव स्टेज याद रखिएगा, उसके बाद से इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 7 डेज। साइन एंड सिम्टम मेन है, साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम्स देखो क्या क्या है इसमें। तो साइन एंड सिम्टम्स में मेन आता है वो है कि एक तो हो जाता है इसमें कंस्टिपेशन, कंस्टिपेशन हो जाएगा। कंस्टिपेशन के अलावा एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन होने लगता है या क्रैम्प्स होने लगते हैं, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकते हो मतलब म्यूकस डिस्चार्ज विथ स्टूल विथ ब्लड क्लॉट, म्यूकस डिस्चार्ज विथ स्टूल, म्यूकस डिस्चार्ज विथ स्टूल विथ ब्लड क्लॉट, विथ ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट के साथ म्यूकस भी आने लगता है। इसका प्रिवेंशन यही है अमीबिक डिसेंट्री का कि क्लीननेस रखें, मतलब पर्सनल हाइजीन रखें, फिंगर नेल्स हैं उसको कट करके रखें बराबर। घर में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ रहे हैं तो उसको अच्छे से क्लीन कर लें, वॉश कर लें। जैसे अगर मान लो कुकुम्बर्स हो गए, खीरा हो गए, ककड़ी हो गए, या फिर गाजर हो गए, मूली हो गए, इनको हो सके तो खूब अच्छे से क्लीन करें या फिर पील करके खाएं। इनको विदाउट पील ना खाएं क्योंकि उसमें इसके अंडे आने के चांसेज ज़्यादा होता है अमीबिक डिसेंट्री का। ओरल फिकल ओरल रूट से आता है तो इस तरह से ये इसके भी इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स थे इसके। या इसमें भी बस आप दो चीज़ पूछा जाएगा, या तो एंटामीबा हिस्टोलाइटी का पैथोजेनिक एजेंट पूछ देता है, या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछेगा आपसे, या फिर सिम्टम्स पूछेगा आपसे। तो ये 3 चीज़ें इसमें याद रखना। बाकी इसके लिए कोई डायग्नोसिस पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है, हमें ये जनरली सिम्टम्स देख करके इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है या इलाज किया जाता है। ये मेन थे प्रोटोजोन डिजीजेस। नेक्स्ट में फिर हम हेलमिन्स डिजीज़ और फंगल डिजीज़ का डिस्कशन करेंगे। ओके।